जय माता दी। अर्थ न्यूज़ के स्टूडियोज़ में मेरे साथ जम्वाल साहब हैं, महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ अनिल लकवाल है, महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड ये वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। और मैं शिवांग सत्यगुप्ता। मैंने ये जो ब्रिगेड कंसीव की थी कुछ साल पहले, मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में हम लोग महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा फाउंडेड JNK स्टेट की पूरी गाथा लोगों तक पहुंचाएं, सोशल वर्क करें और आम और ख़ास लोगों के लिए काम करें और कल्चर, डोगरा हेरिटेज और जम्मू कश्मीर के लोगों का नेशन की बिल्डिंग में जो रोल रहा उसके बारे में लोगों को बताएं। और मुझे खुशी है कि महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के हमारे वॉलंटियर्स, हमारे ऑफिस वेयरर्स बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। और फ्लड जैसी आपदा जो जम्मू कश्मीर में 100 साल के बाद देखने को मिली और उसके दौरान जो नुकसान हुआ, जिस तरीके का रोल महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के वॉलंटियर्स कर रहे हैं, वो एक दर्शाता है कि जिस मकसद से महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड बनाई गई थी वो अपना काम पूरा कर रही है। और इसी के साथ महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के जो ऑफिशियल्स हैं वो चर्चा कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं अफसरों तक पहुँचें और उन लोगों तक पहुँचें जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं और वो लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक NGO की एक लिमिटेशन होती है। ये NGO किसी से फंड्स नहीं लेती है, ये अपने ही सोर्सेज अपने ही मिलजुल के बैठते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि जो कंट्रीब्यूशन डोगरा रूलर्स का रहा, डोगरा धरती का रहा, डोगरा धरती से मेरा मकसद है जम्मू कश्मीर की पूरी बात करूँगा, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा ये डोगरा लैंड थी जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर ज़ात के, हर किस्म के बड़ी बड़ी बोलियाँ बोलने वाले लोग इकट्ठे रहे और 100 साल तक स्टेट को संभाले रखा। एक छोटी सी ये प्रिंसली स्टेट थी और डोगरा रूलर्स ने बड़े एबली इसको मैनेज किया। फिर दौर ऐसा आया हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद कि षड्यंत्रों का शिकार ये प्रिंसली स्टेट होती रही और अल्टीमेटली विलय होने के बाद भारत के साथ ये परेशान रही। और इसी बीच में जो गाथा उन लोगों की थी, जो उन महान आत्माओं की थी जिन्होंने इतना दिव्य स्वप्न देखा, महाराजा गुलाब सिंह, उनके भाई ध्यान सिंह और उनके ऊपर सरप्रस्ती में महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड जो सम्मान महाराजा गुलाब सिंह जी को देती है, रणबीर सिंह जी को देती है, प्रताप सिंह जी को देती है, हरी सिंह जी को देती है, उसी करण सिंह जी को, प्रेजेंट जो हमारे महाराजा हैं, और उनके आगे जो लगेसी कुंवर हैं विक्रमादित्य जी और उनके भाई अजत शत्रु सिंह जी को देती है, उनकी फैमिलीज़ को देती है। उससे बढ़कर सम्मान महाराजा रंजीत सिंह जी को देती है। महाराजा रंजीत सिंह जी धर्म से, ज़ात से ऊपर उठ के एक ऐसे नेता के रूप में उनको देखा जाना चाहिए। एक ऐसे किंग तो है ही थे, वो महाराजा थे और लेकिन लीडर थे। छोटी छोटी उन्होंने मिसलों को जोड़ के एक पूरा साम्राज्य बनाया और उन्होंने चुना जम्मू के राजपूत घराने के वॉरियर्स को। और मैं देख रहा था 25 साल महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ प्राइम मिनिस्टर ध्यान सिंह जी थे, जो ब्रदर थे महाराजा गुलाब सिंह के। और महाराजा गुलाब सिंह का विजन उनको सिर्फ जम्मू मिला था, जियापोटा घाट में उनको जम्मू का राजा बनाया गया था। जम्मू के साथ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेहनतें करके अपने मिनिस्टर्स की हेल्प से, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हेल्प से, अपने जर्नल्स की हेल्प से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान मानसरोवर तक जम्मू कश्मीर की रियासत की सरहदें पहुँचाई और जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बना दिया कि ब्रिटिशर्स को भी लगा कि ये एक ऐसा की पॉइंट है जिसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद से हम लोग सफ़र होना शुरू हो गए।
इसके सबके बीच में महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड का बहुत बड़ा रोल बन जाता है कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, दिल्ली में बैठे हुए हर आदमी तक ये बात पहुंचाएं कि जो छोटी सी पॉपुलेशन आज रह गई है उन वॉरियर्स की, उन डोगराओं की, जिन्होंने अपने जान की आहुतियाँ दे के, उन पत्थरों पे ब्लड बाथ करके, अपना खून गिरा के, सर्दियों के अंदर बगैर फैसिलिटीज़ के स्कर्दू में जाके जंगें लड़ी और जम्मू कश्मीर को जोड़ के भारत के हवाले किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग प्रिंसली स्टेट बनने से पहले से भी था, क्योंकि भारत की सभ्यता के अंदर जम्मू कश्मीर की धरती का पूरा रोल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे फ्यूचर तक पहुंचाना, अपनी आने वाली जनरेशनों को इसके बारे में बताना, ये एक ब्रॉडर मकसद है महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड का। और अपनों को याद करने से जो सम्मान खुद को मिलता है उसका एक अलग ही सुकून होता है। तो अनिल अकवाल जो मेरे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, ये खुश होते हैं, मेहनत करते हैं, पॉलिटिकल आदमी भी हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। जम्वाल साहब हैं, बड़े हैं हमारे, हम सब ने सलाह की और हमने इसको मेहनत करना शुरू कर दी। और हमें खुशी होती है महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड हमारे महाराजा की सोच को रिप्रेजेंट करती है। इसमें हर जात का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर एक किस्म का इंसान आके अपना योगदान दे सकता है, मशवरा दे सकता है, सलाह दे सकता है। जम्मू कश्मीर को कैसे और विकसित बनाया जाए, कैसे भारतीय सभ्यता को कोने कोने में पहुंचाया जाए, जैसे महाराजा गुलाब सिंह की सोच थी, उन सोचों पे चल के किस तरीके से फिर से हम लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, भारत को एक ऐसी लैंड दें जो लैंड पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। और वो तभी होता है जब अंदर एक प्राइड आता है। तो बाकी सब चीज़ों के साथ साथ सबसे बड़ा हमारा रोल होगा कि जम्मू कश्मीर की जो विरासत है, जम्मू कश्मीर की जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो जन जन तक पहुँचाना। मुझे लगता है राजा भाई हम अपना रोल अच्छे से कर रहे हैं और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो हैं अपने वॉलेंटियर्स भी बढ़ाएंगे और आगे चल के एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और भी प्रोग्राम्स करेंगे। फ़िलहाल जब फ्लड्स आए, हम सब लोगों ने फ़ैसला किया, जो हमसे बन पड़ा हम लोग उन लोगों तक पहुँचे और हमने कोशिश की कि हमारे लोग जो अपने हैं, मेंबर हैं, फैमिली है एक, उन तक जितनी भी हो सकती है अपनी तरफ से सपोर्ट पहुँचाएँ। ये हमारी ड्यूटी भी है और धर्म भी है। आज हम लोग बैठे थे और हम ये देख रहे थे कि कितनी प्रॉब्लम इस टाइम लोग फेस कर रहे हैं उन गली मोहल्लों में, क्योंकि हम ग्राउंड पे जाके देख रहे थे, चाहे वो गुज्जर नगर की बस्ती हो, चाहे वो पीर खो हो, चाहे राजीव नगर हो, चाहे राजेंद्र नगर हो, चाहे और भी जो शहर के आगे पीछे बस्तियाँ हैं, गाड़ीगढ़ की बस्ती हो, आरएसपुरा के पास जो पड़ते हैं आप, गाड़ीगढ़ के पास जो तवी के इलाके पड़ते हैं, है ना, वहाँ पे किस तरीके के हालात हैं। तो हमें कुछ लगा कि गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन काफ़ी कुछ है जो गवर्नमेंट बेटर कर सकती थी। आज भी कर लें तो ठीक होगा। पानी के लिए मेरा एक साथी है, हमारे भाई हैं, वो भी आप सब उनको जानते हैं, परिचित हैं, स्ट्रेट लाइन के वो एडिटर हैं, जुनेद हाशमी, सैयद जुनेद हाशमी ने आज बड़ी अच्छे तरीके से कहा कि कंडीशन ठीक नहीं है वाटर, बिल्कुल, पंपिंग स्टेशंस की, तो कैसे ऑफिसर कह रहे हैं कि सुबह तक पानी पहुंच जाएगा शाम। हम भी यही अपील कर रहे थे कि हालात नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम पे, और इस टाइम पे ज़रूरत है हम सब लोग सब्र रखें, हम लोग सच के साथ चलें। जितना टाइम अब लगेगा वो टाइम लगेगा, किस तरीके से लोगों की सफरिंग कम की जा सकती है वो सोचने की वजह है, क्योंकि पंपिंग स्टेशन डिस्टर्ब हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हुई है। डेफिनेटली गवर्नमेंट आंसरेबल है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी से दूर नहीं जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस हैं जिसको आम और ख़ास लोगों को समझना है। तो वो क्यों बढ़ रही हैं प्रॉब्लम्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पानी की जहाँ तक राजा भैया सवाल है, उन्होंने, हमने देखा कि जिन घरों में फ्लड का असर नहीं हुआ
वहाँ पे भी अब पानी की प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि 5-5 4-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं पे इसमें आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम थी। डीसी साहब की जहाँ तक हम सवाल करें, डीसी साहब ने आज फैसला लिया कि प्राइवेट टैंकर्स को भी उन्होंने कहा कि हम आपके थ्रू भी लोगों को पानी पहुँचाएंगे। ये बातें सारी जो है अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आज है 31 अगस्त, सैलाब आया था 26 तारीख को, 27, 28, 29 और 30, ये 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये फैसले डिले नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि पानी आ चुका था, पानी रिइंस्टेट नहीं हो सकता था। ये चीज़ें टेक्नोक्रेट्स को पता थी, ब्यूरोक्रेट्स को पता थी। हमारी शिकायत है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से। हमें हर जगह पे लोग दिखे, चीफ मिनिस्टर साहब सड़क पे दिखे, डीसी साहब दिखे, डिवकॉम साहब दिखे, लेकिन जो बड़े फैसले चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरीट ने लेने थे वो कहीं ना कहीं पे पॉलिसी मैटर पे कम दिखे, जो बोलना ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी, जो डिले क्यों हुई हमारी समझ से बाहर है। राजा भैया, आपको नहीं लगता है, या अनिल तेरे को नहीं लगता है कि जिस किस्म के हालात बने थे, रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश कर लेने चाहिए थे? उससे गवर्नमेंट को भी आसानी होती लोगों को मैनेज करने में। जो लोगों के घरों में 5-5, 6-6 फुट मड भर गई, और वो लोग भी पहले दिन से ही एक अच्छी कंफर्टेबल जगह पे रह सकते थे, और फिर आहिस्ता से 1-2 दिन के बाद उनके घरों के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट करती, वॉलेंटियर सपोर्ट करते, और उनके घरों को आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन किया जाता। तो क्या रिलीफ कैंप बनाने में गवर्नमेंट ने जो डिले की, ये एक रीज़न होना चाहिए कि हम आज उनको ये बताएं, कि अब सवाल पूछें कि आपने इतनी बड़ी आपदा के बाद रिलीफ कैंप्स क्यों नहीं बनाए? क्या बोलते हैं जमाल साहब? मैं आपकी बात से बड़ा सेटिस्फाई हूँ। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी। जिस दिन ये आपदा आई उस दिन तो चलो हौच पौच में सारा हो गया। एक तो इनको हमारे सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ था भक्ति नगर में अमरनाथ यात्री भवन बनाया था। बड़ी अच्छी अकोमोडेशन है। आपका कहना दुरुस्त है, ये आनन फानन में उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर देते तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स पीछे रह जाती। वैसा नहीं हो पाया। और जम्मू में बड़े इनके पास स्पेस हैं और स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हुई हैं, वहाँ शिफ्ट कर सकते थे। महाराजा गुलाब सिंह की ब्रिगेड ने, इनके वॉलंटियर्स ने काफ़ी जगह गए रूरल। मैं आज मेरे को एक इनपुट कल की मिली हुई थी, बात नहीं हो सकी। रूरल्स में इतना लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ना वॉलंटियर जा रहे हैं, ना गवर्नमेंट पहुंच रही है। सिटी में फिर हेल्प हो रही है उनकी, खाना पहुंच रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी जा रही हैं। आपने फर्स्ट डे से ही एक लंगर जो लगाया हुआ है कि रोज़ के हज़ारों लोगों का खाना जा रहा है। लेकिन सरकार को ये भी चाहिए था कि रूरल में भी नज़र मारें। जितने भी हमारे रूरल एरिया हैं वहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और उनके जो मकान है वो एक एक फ्लोर हैं। सिटी में चलो 2-3 फ्लोर हैं, नुकसान इनका हुआ, वो सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं। उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, ना कोई अकोमोडेशन है। उन्होंने जो स्कूल्स में भी शिफ्ट किए हैं वहाँ वो भी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर स्कूल भी प्रॉपरली गवर्नमेंट स्कूल्स में वो इन्होंने जो श्री प्रधानमंत्री जी के नाम के जो स्कूल बने हुए हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, अदरवाइज़ बाकी स्कूलों की हालत बड़ी खस्ता है। वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, वाटर टैंक्स नहीं है। और गवर्नमेंट ने देखा इस बारिश में, इस तराबदी में कितनी स्कूल्स की बिल्डिंग गिरी रूरल एरिया में। अगर वो वेल मेंटेन की होती इन्होंने तो वहाँ पे लोगों को रोका जा सकता था, रखा जा सकता था, वहाँ उनका खाना बनता था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पहुँचा सकती थी। ना वहाँ पे टॉयलेट है, ना वॉशरूम है, ना प्रॉपरली है। ये गिन के दिखा देते हैं वो बड़े बड़े 4 स्कूल, ये देखें जी, ये देखें जी। अदरवाइज जो स्कूल्स गिरे वो सिटी में भी गिरे, रूरल्स में भी गिरे। उनकी हालत क्या है? आपका कहना, हमारी कोर कमेटी का कहना बड़ा दुरुस्त था कि ना इन्होंने कोई शिविर लगाए, ना इन्होंने कोई प्रॉपरली वो किया, और ऑर्गेनाइजेशंस जो दे रही हैं वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। जहाँ तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन इतनी हेल्प कर रही है, हमारे वॉलंटियर महाराजा गुलाब सिंह के चेयरमैन साहब की देख रेख में डे फर्स्ट से लंगर चल रहा है। डे फर्स्ट से वो जा रहे हैं रात को 1-1, 1:30 बजे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ जहाँ लोग लगे वो उनके साथ कर रहे हैं। अब जैसे
कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे क्या किया, अपने जो कपड़े हैं वो देना शुरू किए। उन लोगों की ज़रूरत है ना, वहाँ पे कोई शेड है, जीएमसी ने वो बनाए हुए थे, यहाँ पे आप अपने कपड़े और शूज़ या जो भी आपके घर में सामान है वो आप दे सकते हैं। अगर जहाँ पे आपदा आई है वहाँ पे आप एक सेंटर बनाए, जहाँ जैसे गुप्ता साहब कह रहे हैं एक जगह पे वो बनाएं, वहाँ पे वो रखें कि लोग ले जाएं। देने के लिए लोग बड़े हैं, ऊपर से बारिश आ जाती है, वो कपड़े वहाँ गीले हो जाते हैं। ऐसी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। ये नहीं कि सरकार करती नहीं है, सरकार करती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद। मेरा और मेरी टीम का ये पर्सनली राय है कि अगर जम्मू कश्मीर के स्कूलों का सर्वे किया जाए, मैं एक और बात कहूँगा, कुछ लोग इस पे उनको मेरी बात कड़वी भी लगेगी और वो टिप्पणी भी ज़रूर करेंगे। प्राइवेट स्कूलों के साथ ये हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं। उनकी टीम जो इंस्पेक्शन करने आती है, मैं पर्सनली इस बात के लिए, मैं ये नहीं कि सूत्रों के हवाले से पता चला, मेरी पर्सनल राय है, और मैं जो कोई मेरे से कमेंट करेगा मैं उसके साथ टेबल पे बैठ के डिस्कस करूँगा। जब इनकी टीम आती है किसी प्राइवेट स्कूल में, आपका ये नहीं है जी, आपका वो नहीं है, आपका फिल्टर नहीं लगा, आपका वॉशरूम नहीं है, मैं 99% गारंटी देता हूँ जितने प्राइवेट स्कूल हैं, क्या सीबीएसई हैं क्या स्टेट बोर्ड के हैं, 99% वो ठीक हैं। उनके वॉशरूम वेल मेंटेन है, उनकी क्लासरूम वेल मेंटेन है, उन्होंने एसी लगाए हैं, स्मार्ट क्लासेस लगाई हुई हैं, सब ने नहीं लेकिन 70% स्कूल्स ने। और जहाँ गवर्नमेंट स्कूल की हालत है, जो गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके ऑफिस हैं, उनके जो वॉशरूम है, एक तो वो अटैच हैं, वो उनके इसलिए अटैच हैं कि वो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको चाहिए। लेकिन जो उनके कॉमन वॉशरूम है, क्या सांबा डिस्ट्रिक्ट क्या जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ जाएं, इन्होंने, हमारे पास वीडियो है, उन्होंने वॉशरूम में ईंटें रखी हुई हैं नलकों के ऊपर, और कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट स्कूल को, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ये अगर एनओसी लेनी पड़ती है उनको हर साल, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, और 7 तरह की एनओसी हैं, लैंड यूज। मैं और मेरी टीम जब और प्राइवेट स्कूल वाले बड़े खुश हैं जी। लेकिन क्या गवर्नमेंट स्कूल को भी कोई एनओसी लेनी पड़ती है? अगर कोई प्राइवेट स्कूल गिरा होता, आज उसका मालिक, उसका प्रिंसिपल अंदर होता और स्कूल को बंद किया जाता इमीडिएटली। गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग गिरी, किसी ने कोई रिकमेंडेशन नहीं, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और जर्जर हालत है उनकी। अगर इस आपदा में वो स्कूल अच्छे स्मार्ट होते, उनके वॉशरूम अच्छे होते, बैठने लायक होते, सब कुछ होता, तो ये जो प्रॉब्लम्स जो तो होनी थी परमात्मा की तरफ से हो गई है, उसको सेटल किया जा सकता था इमीडिएटली। वो चीज़ें नहीं हुई। गवर्नमेंट बड़ा कुछ कर रही है, सरकार बड़ा कुछ कर रही है। माननीय हमारे सीएम साहब साइड पे जाते हैं। आज हमारे माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर इतना अपना बिजी शेड्यूल से आज जम्मू में आए हैं, उन लोगों का पता करें। लेकिन जो उनकी नीचे वाली टीम है, म्यूनसिपल कमेटी वाले 2 मिनट में जाते हैं, दुकानदार का फाइन कर देते हैं, तेरे पास ये नहीं है। आपने ये नहीं देखा उनके फुटपाथ कहाँ पे है, उनका ड्रेन सिस्टम कैसे होना है। सिविल आदमी, बिजनेसमैन अगर कोई काम कर रहा है, उस पर 26 तरह के उन्होंने वो लगाए हैं जी, ये एनओसी, वो एनओसी, ये एनओसी। क्या गवर्नमेंट स्कूल के पास एनओसी है फॉरेस्ट की? क्या उसके पास पीडब्ल्यूडी की एनओसी है, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट? ये चीज़ों का गुप्ता साहब ये नुकसान हुआ कि इस आपदा में ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ये जो कुछ हमारे लोग कह रहे हैं अनऑथोराइज कॉलोनीज जो बनी है, यहाँ पे फ्लड्स आया है, जो है, हम लोग भी कहने में कोई संकोच नहीं करेंगे। बनी कैसे? बिजली का कनेक्शन किसने दिया? पानी का कनेक्शन किसने दिया उनको? म्यूनसिपल कमेटी वाले 100 रुपया लेने कैसे जाते हैं उनके पास? सिर्फ एक उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ पे जोल है? ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। हम जैसे सोशल मीडिया पे और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जो पत्रकार हैं, उनके पास लाखों सवाल है। जैसे आज जुनेद जी ने कहा, गुप्ता साहब ने बोला, रविंदर जी ने कहा, बड़े लोगों ने कहा, मैं उनके नाम लेने लगूंगा तो लेट हो जाएगा। बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स ये सुनाई हुई हैं। आप किसी भी अपनी टीम को भेजें, इनके हेड ऑफिस हैं, जो डायरेक्टरेट के ऑफिस हैं, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, जितने स्कूल्स हैं, क्या इनके वॉशरूम, क्या इनके रिटायरिंग रूम के, इनका रिटायरिंग रूम ठीक होगा, अदरवाइज वॉशरूम नहीं होंगे, दरवाजों को लॉक नहीं होंगे, प्रॉपरली स्टाफ नहीं है। जहाँ पे कुछ ऐसे जेडीओ ऑफिस हैं, यहाँ पे बारिश आती है तो ऑफिस ही नहीं जाते, वो अपनी विजिट डाल देते हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट का हाल है। अभी पीछे 2 टीचरों की डेथ हो गई है खुद के पास। अगर वहाँ पे प्रॉपरली होता, अब उनको ब्लेम है जी वो मोटरसाइकिल पे गए, आप उनकी ट्रांसफ़र, उनकी ट्रेनिंग इतनी दूर रख रहे हो। इतना वो मौसम था,
वो चीज़ें देखिए ना, ये सरकार ने देखनी है। मैंने ये भी कहा कि सरकार बड़ा कुछ कर रही है, ऊपर वाले कर रहे हैं, नीचे पूरा नहीं आ रहा है। अगर अनऑथोराइज कॉलोनी को आज आप कर रहे हैं जी, ये ऐसे बन गई, यहाँ पानी आ गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, तो बनाई किसने है? और सबसे पहला सवाल पूछना, ऑथोराइज कहाँ है जहाँ ये लोग जाएं? अब सवाल पैदा होता है कि जो मसला बन गया अभी बढ़ रहा है, बढ़ ये रहा है कि आज शुक्र है ईश्वर का कि जम्मू में उतनी बारिश नहीं हुई है शाम को। मैं अब एज ए कॉमन पर्सन कंफ्यूजन में हूँ कि क्या हल हो सकता था या अभी भी, क्योंकि 14 तारीख को चशोदी में बादल फटा था और एक सीक्वेंस चला। गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आम आदमी, हमारे जो लोग कभी शायद टाइम देखते ही नहीं थे मौसम का हाल, वो भी मोबाइल में देख रहे थे दिन में 4 कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी। तो ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशंस को, चीफ सेक्रेटरीट को, चीफ सेक्रेटरी के जो सेक्रेटरीट है हमारे, उस ऑफिस को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, जो डिपार्टमेंट के थे, चाहे पीएचई के थे या पीडब्ल्यूडी के थे या पीडीडी के थे, जो एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट थे, उनको मौसम नहीं पता लग रहा था। उन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को नहीं पता लग रहा था कि मौसम ने करवट बदलनी है और एक बड़ी आपदा आ सकती है। तैयारी नहीं थी। 14 तारीख से 26 तक हमारे 12 दिन थे। बिल्कुल। आज आज जब साइक्लोन एक्टिविटीज़ होती है तो बहुत कम कैजुअलिटी होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वार्निंग आ गई होती है, सी शोर से लोगों को उठा लिया जाता है, सेफ जगहों पे रख दिया जाता है। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो लोग इन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ हैं, ये वो लोग हैं जो प्लानिंग का ही शिकार है कि उनको रोज़ी रोटी के लिए शहरों में आना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उनके लिए अकोमोडेशंस नहीं होती हैं। और ये क्यों नहीं होती हैं, इसका भी कारण है। क्या हो सकता है, उसका भी कारण है। आज अनिल हम समझेंगे, जैसे आप गए थे, पहले आप थोड़ा सा मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। जब आप लोगों के घरों को देख रहे थे, प्रेम नगर में हम गए थे, वेल ऑफ लोग थे जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनके पास 4 पैसे भी थे, बेड्स थे, सब चीज़ें जो एक मिडिल क्लास की फैमिली में होती है, आज वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता है इंश्योरेंसेस भी नहीं होंगे और पैकेज भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी क्या था, अभी आज रात को उस घर में नहीं काट सकते। वो 26 को भी उसी घर में रहे, बिल्कुल, वो 27 भी उधर रहे, वो 28 भी उधर रहे और 29 भी उधर रहे, आज भी उधर रह रहे हैं। तो उधर उनके सेप्टिक टैंक्स भर चुके हैं मड से, बिल्कुल, नहा कहाँ रहे हैं। और मुझे एक डर सता रहा है कि ये सारी चीज़ें एक बीमारी की तरफ फैल रही हैं। और मेरे पास इनपुट्स आई हैं कि जो लोग इन एरियाज़ में हैं उनके बुखार नहीं ख़त्म हो रहे, इन्फेक्शंस का ख़तरा है और एक और पैंडेमिक आ सकता है इस एरिया में, जिस एरिया में इतने लोग अभी ठीक तरीके से नहीं रह रहे हैं। तो मेरा एक सवाल था, पहले आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जहाँ जहाँ आप गए, आपने वहाँ पे ग्राउंड पे कैमरे के थ्रू तो लोगों ने देखा, आप बताओ कि आपने वहाँ जाके बेबसी महसूस की कि काश आपके पास कोई रिसोर्सेज होते, कोई ताकत होती, आप उन लोगों को कम से कम रेस्क्यू कर पाते उस पोजीशन से कि चलो जी गाड़ी में बैठो, आप 2 दिन यहाँ बैठो आराम से, यहाँ खाना पीना आपको मिलेगा, एक घर में मारो ताला, चौकी अफसर को रिक्वेस्ट करते कि यार यहाँ पे 2 बंदे खड़े कर दो, इस एरिया में कोई चोरी चकारी ना हो, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे कीमती क्या है? ज़मीन है? नहीं। जेवर है? नहीं। कीमती क्या है? जान। तो उन जान को अगर बख्श दिया ईश्वर ने, पानी आया, जान लिए बगैर चला गया, बिल्कुल। तो जो 5 दिन से वहां वो रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे होंगे? और अगर ये बारिश आ जाए दोबारा, जैसे कह रहे हैं, तो मतलब तैयारी क्या गवर्नमेंट की? ये तो सवाल आपको थोड़ा सा लाइट डालो, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया करता हूँ कि आज आपने ये डिस्कस रखी इस मैटर पे भी कि जो हमारे हालात बने, जो आपदा आई, जम्मू कश्मीर पे भी तो आई है, पूरे हिंदुस्तान में है ये आपदा आई है। मैं आज जो डिस्कशन है उसके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड तो फर्स्ट डे से ही लगी हुई है अपना काम करने के लिए। जिस मकसद से हमने ये महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड बनाई है, जो आपने बनाई है,
उनके वॉलेंटियर्स हों, चाहे वो हर एक जो विभाग बनाए हैं हमने, उनके जो हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, सब ने मिलके ये काम कर रहे हैं। जैसे चेयरमैन साहब आप पूछ रहे हैं कि मैंने अभी राजीव नगर का जो कैंप लगा हमारा, वहाँ पे 2 हमारे भाई थे, उनसे मैं पूछ रहा था कि पानी, उन्होंने मुझे वीडियो बताई, कहने लगे भाई साहब ये वीडियो है जब पानी यहाँ तक पहुँचा, जब पानी ऊपर आया और ऊपर आया। मैंने कहा ये बना कहाँ से रहे थे आप? कह रहे भैया वो तीसरा पीछे घर है, उसके ऊपर हम चढ़े थे, तो ये 11 बजे यहाँ पे पहुँचा, 12 बजे वहाँ पे पहुँचा। तो मैंने कहा आपको डर नहीं लगा कि भाई हमने यहाँ से जाना है? कहते नहीं भैया, हम सबको निकाल दिए थे, हमारा मन नहीं करा कि घर छोड़ के जाना है। आप समझ जाओ कि लोग अपना घर नहीं छोड़ते। कि जैसे आज जैसे पीरखो लगा लो, पीरखो है, यहाँ हमारा गुजर नगर है, निक्की तवी का इलाका है, यहाँ हमारा राजीव नगर है, और नीचे आप हम ये तो सिटी वाला है ना, अर्बन। आप रूरल एरिया में चले जाओगे ना, तो आप भगतपुर लगा लो, ब्लॉक मड है, भगतपुर है, गोमनासा है, फिर आप लगा सांधवा है, ये जो इलाके हैं हमारे नीचे वाले। अब मीरा साहब वाला जो नीचे वाला हमारा जो एरिया है वो देखिए, मीरा साहब जो हमारा निक्की तवी का एरिया है हमारा नीचे उस दिन तो रात को मेरे को 1 बजे तक लोगों के फ़ोन आए रात को कि अनिल जी क्या बताया, जो जिनको टेंशन नहीं होती है, जिनके घर में आज तक पानी की बूंद नहीं आई, उनके घर में 2-2 फुट मसला बन गया। इस लोअर एरिया में स्नेक्स बाइट का भी खतरा। हाँ बिल्कुल, वो तो आ रहे हैं, पानी के साथ आते हैं। हमारे कुछ एम्प्लॉइज थे, वो क्या थे सर, रात को स्नेक आ गए, पता नहीं लगा कि कहाँ, तो रात भर ऊपर सोए। बिल्कुल, तो वो मुझे कईयों के फ़ोन आए रात को कि अनिल जी आज क्या बताया है, क्या कहाँ तक पानी है, क्या है। और कुछ ये बांध 2-3 जगह टूटे भी हैं। तो आज मैं कुछ ये चीज़ें हमें पता चला, तो हमने गवर्नमेंट के कान में भी ये डाला है कि कहाँ से बांध टूटे हैं। अगर ये रिपेयर नहीं हुए तो अगर पानी फिर से फ्लड आता है तो तभी कहीं पे भी डाइवर्ट हो सकती है। आपने एक अच्छे पॉइंट की तरफ लिया कि अगर बांध टूट गए हैं तो इसके ऊपर ध्यान देना। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि गवर्नमेंट को बुरा नहीं मानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुख भी वही लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल होने का। बिल्कुल, वो सुख भी लेते हैं जनता के दिए हुए पैसे का, टैक्स पे करते हैं तो काम होता है। तो उनको सुख के बदले में जनता के बारे में प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। सबसे बड़े हम प्लानिंग की बात करें, अगर हम लोग पहले दिन ही 27 की सुबह पीरखो के ऊपर गलियों में हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, बिल्कुल है ना, कसाबा करके है स्कूल है, गुजर नगर में है, वहाँ पे हैं, जुलाकमल हाई सेकेंडरी स्कूल है। और मैं ऐसे चर्चा कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पीरखो एरिया 150 से 100 से 125 फैमिलीज होंगी। अगर एक फैमिली में टोटल 5 बंदे भी हैं तो 500-600 लोग होंगे जो इमीडिएट, जिनके घरों में पानी भर चुका है, जिनके बिस्तर ख़राब हो गए हैं, जिनका वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, और ज़िंदा रहने के लिए 24 घंटे के अंदर नहाना तो पड़ेगा। तो क्यों गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया कि हम एक रिलीफ कैंप इमीडिएट इनके घरों के पास बना लें। इसी तरह राजीव नगर में यूनिवर्सिटी पास में थी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में कैंप बनाया जा सकता था, रिलीफ कैंप। इसी तरह राजेंद्र नगर में हमारा साइंस कॉलेज साथ में था, ओल्ड कैंपस का पूरा कैंपस, वहाँ पे कॉलेज स्कूल बंद है। कैंपसेस का बेनिफिट ये होता है, रिलीफ कैंप के बाद एक फोकस हो जाता है कि यहाँ 500 लोग आए हैं, इन्होंने 2-3 दिन में घर चले जाना है। तब तक उनके मेंबर्स घर जाके 1-2 मेंबर अपने घर के अंदर चीज़ें संभाल लेते हैं, उनके रिश्तेदार आ जाते हैं, एक गवर्नमेंट को सपोर्ट होती। अभी प्रॉब्लम डबल हो चुकी है कि 5 दिन से वो उधर ही हैं, उधर से पानी की सप्लाई बंद हुई है, बिजली की पानी। तो गवर्नमेंट ने, मुझे समझ नहीं आई कि इतनी सिंपल चीज़ जो करके प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया जा सकता था, नहीं किया। वो उनको लग रहा था एक नॉर्मल एक फ्लड आया है, लेकिन जब हम वीडियोस देख रहे हैं, जब लोगों के घरों में जा रहे हैं, ये सालों में नहीं 100 सालों में एक बार आने वाली आपदा है। बिल्कुल है, और इसको इसी तरीके से लेना चाहिए। तो शुरुआत इसकी हो चुकी थी चशोदी से पहले, उसके बाद
वैष्णो माता के ट्रैक में भी पहले हादसा हो चुका था, स्टोन नीचे आया था और लगा था और इंजरी हुई थी। चशोती हुआ, चशोती के बाद कंटिन्यूसली क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे। उसके बाद में श्री माता वैष्णो देवी के ट्रैक पे हादसा होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पूरा फ्लड आ जाता है। फिर भी रिलीफ कैंप्स की जहाँ तक हम बात करें वो नहीं बनाए गए हैं। बिल्कुल, लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बैठे हैं। मैंने नहीं कहीं देखा कि कोई स्पेसिफाइड रिलीफ कैंप बना हो। बिल्कुल, और ये देख के हैरानगी हुई क्यों नहीं बना। अगर ये 500 लोग, 200 लोग, 400 लोग कैंप्स में रखे जाते, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स को भी फैसिलिटी होती, वहाँ जनरेटर लग सकता था, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी हो सकती थी। एक एक दो लोग वहाँ से अपने घर में जाते, 5-7-10 दिन में बारिशें रुक जाती, आहिस्ता आहिस्ता घर, फिर गवर्नमेंट का भी एक रिकॉर्ड बन जाता कि इसके घर में यार ये सारा कुछ तबाह हो गया, लिस्टें बनी, आप इंश्योरेंस के तौर पे ही चल पड़ते कि आपका क्या क्या लॉस हुआ है। क्योंकि अब उस घर में वो लोग रह रहे हैं, उधर ही वो सीवरेज भी यूज़ कर रहे हैं, सीवरेज डिफंक्ट पड़ा हुआ है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो आपने तो लोगों को छोड़ दिया ना उधर। अब इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आप बात कर लें आप प्लीज़। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसी को कोई हादसा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फर्स्ट एड तो चाहिए होती है। फर्स्ट एड तो ज़रूरी है, मस्ट है। अभी हमें जैसे आज गवर्नमेंट ने तो अपनी टीमें लगाई हुई हैं, पटवारी लगे हैं, तहसीलदार साहब लगे हैं, सारे लगे हुए हैं कि वो कौन सा घर बहा है, कैसे है, मगर उनको फर्स्ट एड तो चाहिए ना। जिसका घर बहा है, जिसका अंदर कुछ इंजरी है या उनके अंदर गैस चूल्हा नहीं है बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पहले राहत तो मिले, फर्स्ट एड तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। देखिए, पटवारी गांव में रेलिवेंट हो सकते हैं, शहर में पटवारी, इसको थोड़ी पता है, शहर में म्यूनिसिपैलिटी का रोल बहुत बड़ा बनता था कि म्यूनिसिपैलिटी के पास घरों के रिकॉर्ड है, उनके इलेक्शन कमीशन का रोल बनता था कि इस घर में इस एड्रेस पे 10 बंदे रहते हैं, बीएलओ बनाए हुए हैं सर, ठीक है, सारा डाटा उनके पास। और इस डाटे को 27 तारीख सुबह से बैठते, तभी मैंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब लेवल पे, चीफ मिनिस्टर लेवल पे, एलजी ऑफिस के लेवल पे, जो एलजी साहब के पास तो डिपार्टमेंट डिफरेंट है, सिक्योरिटी एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मेन तो उमर अब्दुल्ला साहब हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, चीफ सेक्रेटरी साहब उनके पास हैं, वो बैठते, दोनों बैठ के डिसाइड करते कि भाई साहब ये पोजीशन है, डेटा कलेक्ट किया जाता, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज बैठ जाते, वो नीचे से डीसीज के साथ कोऑर्डिनेट करते, और जो फंड्स गवर्नमेंट सेंटर की देने में करेज नहीं कर रही है वो नीचे तक जाते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि किसी ने उनको ये नहीं कहा कि सर सबसे पहले आपको मल्टीपल रिलीफ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, कैंप्स, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद फिर बारिश है। बिल्कुल है जी। और उससे 2 बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट को पता लग जाता है कितने घर इफेक्ट हुए, हमने कितनों को रिलीफ पहुंचाना है, बिल्कुल, और फर्दर कोलेट्रल डैमेजेस नहीं होते। कोलेट्रल डैमेजेस होते हैं, सेहतें नहीं खराब होती। फिर तीसरी चीज, जो जानवर मर गए हैं, गले नहीं खोल सके लोग, बिल्कुल, उससे भी महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, तो उधर ही वो लोग रह रहे हैं, उधर ही जानवर मरे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो लोग इनोसेंट हैं, वो इतने अवेयर्ड नहीं है। अगर इतने अवेयर होते हैं वो लोग, इग्नोरेंस होना कोई क्राइम थोड़ी है, इग्नोरेंट होना क्राइम नहीं है, किसी को अगर नॉलेज नहीं है क्राइम थोड़ी है। हमने कोविड देखा, कोविड के दौरान किस तरीके से मुस्तैदी के साथ काम किया गया, कैंप्स बनाए गए, कोविड में हॉस्पिटल्स बनाए गए, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कराए गए, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और चीज़ें हैंडल की गई, ठीक है ना। और जेलों के मरीजों को भी छोड़ दिया गया कि जान बचा लो। लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि अभी तक किसी बड़ी आपदा का वेट किया जा रहा है, कोई नई बीमारी महामारी फैले, फिर जाके इस एडमिनिस्ट्रेशन को होश आएगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं खड़े होके, बारिश आएगी बारिश आएगी। भाई साहब, आपको बार बार मौका दिया गया। जब चशोती में इतना बड़ा हादसा हुआ तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक मौका था कि इमीडिएटली तैयारी कर लो, और अगर ये बैंक्स को खाली करा दिया गया होता लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से, बिल्कुल, तो शायद जान की खतरा नहीं होता। तो जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि यात्रा क्यों गई क्यों नहीं गई, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, सच सामने आएगा। लापरवाही ना कहें तो क्या कहें। और जो गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे इस आपदा में रिस्पॉन्सिबल कौन था। बिल्कुल, हम एलजी ऑफिस की अगर बात करें, एलजी ऑफिस की पावर्स डिफाइन है, किसी को मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, सिवाय माता वैष्णो देवी के श्राइन के मैनेजमेंट के, बाकी सारी चीजें पीएचई है, पीडीडी है, पीडब्ल्यूडी है, सारी हैं सीएम सेक्रेटरीट के पास।
और उमरुद्दुल्ला साहब की मंशा पे कोई शक नहीं है हमारे को, वो बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं, रामबन जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन जो तंत्र उनको मिला हुआ है, जब तक वो उसको खिंचाई नहीं करेंगे, उनको सीधी बात नहीं बोलेंगे, भाई कॉमन सेंस कहाँ है तुम्हारी, अभी तक रिलीफ कैंप क्यों नहीं स्टार्ट किया तुमने? और अगर आज भी वो स्टार्ट कर लेना, मुझे लगता है कि अगर बारिश आ भी जाएगी तो हम संभाल लेंगे, बिल्कुल मैनेज हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल बंद है। स्कूलों में हर एक स्कूल में हर एक जगह पे 500 600 200 400 लोगों की फैसिलिटी है, पानी भेजा जा सकता है, टैंकर भेजा जा सकता है, सीवरेज मेंटेन की जा सकती है, डॉक्टर भेजे जा सकते हैं, ताकि मिनिमम लोगों की जान जाए, कैजुअलिटी ना हो। और जो उनके घर खराब हुए हैं वो सामान खराब हो चुका है, और ये ठीक करने में बाहर से लेबर लाई जा सकती है, पंजाब से लेबर मंगवाई जा सकती है, वॉलंटियर मंगवाए जा सकते हैं, एनजीओ को रिक्वेस्ट की जा सकती है पैन इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा हादसा हो चुका है, रेड क्रॉस के लोगों को लाया जा सकता है, एक घर एक वॉलंटियर पकड़ सकता है, 2-4 लोग मिलके उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। भारत एक यज्ञ करने वाला देश है, यज्ञ किया जा सकता है। लेकिन जो नई आपदा आ सकती है, बारिशें पड़ने वाली हैं, दोबारा हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, आपकी तैयारी नहीं है, आप लोगों को उधर ही छोड़ के खाना पहुंचा रहे हो, सब कुछ पहुंचा रहे हो, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। सबसे पहले जहां वो रहते थे वो जगह ही नहीं रही है, आपको रिलीफ कैंप्स इमीडिएटली स्टार्ट करके उन लोगों को सेव करने की जरूरत है, और फिर उसके बाद जिसकी जो डेजिग्नेशन है उसको फिक्स करो। बिजली का काम पीडीडी का है, डीसी साहब आके तारे नहीं जोड़ेंगे, डीसी साहब ऐसे ही मैं तो ये कहता हूं कि इस टाइम पे जो आपके पीएचई के डेली वेजर्स हैं, पीडीडी के डेली वेजर्स हैं, वो फ्रंट रनर है। जैसे हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे थे, आज इस आपदा में पीडीडी और पीएचई के जो डेली वेजर हैं वो आपदा के वॉरियर्स हैं, वो नलके सीधे करेंगे, वो नलकों को उठाएंगे, वो तारे जोड़ेंगे। आप उनको ध्यान रखो कि कितनी बड़ी वर्कफोर्स है जिसको आप लटकाई जा रहे हो कई सालों से, आप उनका ध्यान ही नहीं दे रहे हो। रेगुलराइज तो छोड़ो, फिलहाल इमीडिएटली पहले उनको रिलीफ दो कि जो लोग इस टाइम पे इस आपदा में काम करेंगे, जल्दी से काम करेंगे, उनको डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा और प्रायोरिटी पे उनको बेनिफिट, और कंफर्म तो करना ही करना, रेगुलराइज तो उनको करवाना है, क्योंकि वो उन चीज़ों की सर्विस दे रहे हैं जो इंसानियत की जरूरत है। और उसके बाद में आ जाएगी बारी कि जो लोग कैंप से वापस अपने घरों में जाएंगे, वो घर तब तक रहने लायक बन जाने चाहिए। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, ये डिसीजन तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, ये छुप थोड़ी सकते हैं किसी जगह पे। देखिए लोकली हमने एक चीज देखी, एमएलएस भी पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पहुंच रहे हैं, ऑफिसर भी दौड़ रहे हैं, तहसीलदार दौड़ रहा है, पटवारी दौड़ रहा है, डीसी दौड़ रहे हैं, लेकिन ये दौड़ किस डायरेक्शन में रही है? डायरेक्शन क्या है? आप उसको उधर ही रख के ठीक कर रहे हो। पहले आप मुझे बताओ, जिस घर की वीडियो हमने देखी, आज हम तो ग्राउंड पे गए, आज रात को रहेंगे कैसे वो उधर? सर 26 के गर्मी, 27 में यही हाल था। सबसे पहले गर्मी, पखा नहीं चल रहा, बिजली की प्रॉब्लम, पानी नहीं, सुसु पोटी की जगह नहीं, बिल्कुल। तो जो ह्यूमन नीड्स है वो उस घर में मेंटेन ही नहीं रह सकती हैं, कहीं वो जा नहीं सकते। और मैं हैरान हूं, अभी तक इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सर रूरल में लोग बीमार, जनाब लोग बीमार होके कह रहे हैं बुखार चढ़ रहा है, रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, ये तो गलत है ना। रिश्तेदारों के घर भी कितनी देर रहेगा कोई आदमी? 2-4 दिन, 2 दिन, क्योंकि सब मिडिल क्लास लोग हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को, आप इसको माने कि बहुत बड़ी आपदा है, जिसमें होम मिनिस्टर साहब 2 दिन के लिए आ रहे हैं, और इस बड़ी आपदा को बड़ी आपदा के तौर पे ले, पर्सनल पॉलिटिकल मसलों से बाहर निकले, बीजेपी कांग्रेस एनसी करना बंद करें, और सब मिलजुल के लोगों की हेल्प करें इस टाइम पे। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खींचातानी चल रही है कि इतने करोड़ का पैकेज दे दो, इतने, भाई ऑलरेडी फंड्स बहुत हैं आपके पास, हम लोग एक बंदे के पास फंड पहुंच जाएगा, पहले उनको बचाओ तो सही। ये थोड़ी कि पहले उसको बीमार होने दें फिर सोचे क्या करना है। बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल अच्छी कही, और ब्रिगेड के जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ साथ हम लोग, आप लोग सारे के एक चीज़ देखी, डीसी साहब हर जगह पहुंच रहे हैं, एडीसी जम्वाल मैडम पहुंच रहे हैं, डिवकॉम साहब भी बड़े एक्टिव हैं, मेहनत कर रहे हैं, साहब भी वो जा रहे हैं, हर जगह वो कनेक्ट। लेकिन मैं किसी को वो नहीं कहूँगा कि है, लेकिन उनके जाने पे जो शो ऑफ कर रहे हैं, मैडम खुद बारिश में जा रही हैं, डीसी साहब खुद जा रहे हैं, डिवकॉम साहब खुद देख रहे हैं, लेकिन बाकी जो टीम है, जेएमसी की होगी, बाकी होगी, जिनको सारी नॉलेज है, उनको तो लेके जाया जा रहा है ना। डीसी साहब बड़े अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, मैडम बड़े अच्छे डिसीजन ले रही हैं, लेकिन जो
लोग, उनके जो लोअर स्टाफ था जिसको सारा पता था सर, ये यहाँ की बहुत क्या बड़ा हालत है। काम है सीवरेज का और पीडब्ल्यूडी का, बिल्कुल, क्योंकि और कंस्ट्रक्शन GMC का रिलेटेड है। काम है। सीवरेज जीएमसी के पास है, आपने आउटसोर्स की हुई है, आपको आउटसोर्स करके नए बंदे लाने पड़ेंगे, वार फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। Immediately। और हैरानगी की बात है, जैसे हम रिपोर्ट देख रहे थे कि 4 लेबर आई, बारिश में चली गई पीएचई के दफ्तर से। भाई वो डेली वेजरों की फौज है पूरी, उनको मोटिवेशन दो, उनको कमिटमेंट दो। उन्होंने और हर रिलीफ आपदा में काम किया है। वो सारे लोग जो है रिलीफ पैकेज की, वो बहुत मेहनती लोग हैं, वो मोटिवेटेड है। बिल्कुल, वो आपका बिजली पानी को स्टैंड कर देंगे, लेकिन उनको आपका सिर पे हाथ चाहिए। हर आदमी ऐसा कहता है जी मेरी ड्यूटी नहीं है, विल बेल दी कैट। ये कैट थोड़ी लोग हैं, ये इंसान है। आप लोगों को इन इंसानों को इंसानों की तरह समझना पड़ेगा। किसी ने कपड़े नहीं बदले, किसी इंसान ने अपनी मम्मा को बीमार देखा, किसी के सपने उजड़ गए, किसी की शादी होगी, ये मसदे, ये आप पे लायबिलिटी थे ही नहीं ना। आपको आपसे घर मांग रहे थे, छोटा मोटा बना लिया। एक कुदरत ने एक्सपोज किया, कुदरत ने एक्सपोज किया कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में प्लानिंग फेलियर है। सेंटर से पैसा आ रहा है लेकिन लोकल लेवल पे जो प्लानिंग है वो जीरो है, बिल्कुल जीरो माइनस है। और ये डिस्क्रेडिट हर उस अफसर को लेना पड़ेगा जो अफसर था, आज भी है। उसको अपने आप को शीशे में देखना पड़ेगा कि मैं अगर टाउन प्लानर था मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या किया। मेरी बात समझ में आई ना? आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विदाउट एनी डिले। सुबह मॉर्निंग में रिलीफ कैंप्स को इस्टेब्लिश करो, बिल्कुल, और वार फ्रंट पे, वार फुटिंग पे काम करो। अभी पहलगाम के बाद सबसे ज्यादा डर जम्मू कश्मीर ने भुगता है, इसी जम्मू की कंडी बेल्ट ने। बिल्कुल, वो रुका ही नहीं जी, ये प्रॉब्लम शुरू डर 22 अप्रैल के बाद 9-10 की सुबह से लेके जम्मू में सारे ड्रोन आ रहे थे। ये सारे बॉर्डर हमारे वनरेबल थे, उधर से बाहर निकले तो जम्मू कश्मीर की हालात दिन ब दिन खराब होते गए। अब बारिश आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ जा रही हैं कि जो एलिगेशन लगाने। एक और बात मैं ज़रूर करूँगा अनिल और राजा भैया, ये जो कुछ हमारे सीनियर मंत्रियों ने बात की ना, ये मत करो आपकी इलीगल। तो जो तवी के बीच में सेंटर में माइनिंग की जा रही थी लीगल, बिल्कुल, बाय दी कंपनी जिसको आपने वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिया हुआ था, वो तो तभी के पुल के नीचे से सामान उठा रहे थे। बिल्कुल, और हमने वीडियो में अर्थ न्यूज़ में पिक्चर भी की थी। भाई ये क्या कहते जी, परमिशन है इनको। भाई परमिशन लेके मर्डर कर देना किसी का लॉफुल हो गया। बिल्कुल, मर्डर इज अ मर्डर। जहां माइनिंग नहीं अलाउड है वहां नहीं अलाउड है, ना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए अलाउड है, ना किसी को अलॉटमेंट के लिए अलाउड है। बिल्कुल। और आज बात कर रहे हैं इलीगल कॉलोनी है, इलीगल माइनिंग से पुल गिरा। बिल्कुल नहीं गिरा, आपकी लीगल माइनिंग से गिरा, क्योंकि पुल के नीचे से माल उसी कंपनी ने उठाया जिस कंपनी ने पुल बनाया। शहर का भी आप चेक कर लो, जितने 4 लेन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो माल माइनिंग से एरिया से नहीं ले रहे, उनको स्पेशल प्रोविजनिंग है। इसके ऊपर भी हमने स्टोरी की हुई है, इसके ऊपर भी हमने स्टोरी की हुई है कि जो ये परमिशनें दी गई उन कंपनियों को जो ये हाईवे के प्रोजेक्ट बना रही थी, इन्होंने माइनिंग का सामान कौड़ियों के भाव में उठाया, क्रशर अपने लगा लिए, इनको परमिशनें भी मिल गई, पोल्यूशन भी मिल गया, क्योंकि ऊपर से प्रेशर। आज ऊपर वाले आए, बताएं किसका प्रेशर था? बिल्कुल, मारने के लिए हमने लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया, क्योंकि जहां पे आपको खतरा था कि आपने क्रशर नहीं लगने दिए, यहां से माइनिंग नहीं होगी, तो वहां से आपने उस कंपनी को माइनिंग कैसे करनी थी जिसने रोड बनानी थी? परमिशन देने से कोई भी चीज लेजिटिमेट हो जाएगी, वो थोड़ी होगी। उसी का नुकसान ये हुआ कि जो चीज नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए थी, आपने होने दी, चाहे वो लीगल थी। कोर्ट आपको सजा नहीं देगा, लेकिन ईश्वर की तरफ से सजा मिली, और आपको भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने आंखें बंद की हुई थी। बिल्कुल, उस गरीब आदमी तो मिली जिसको ये लग रहा था कि मेरी सरकार है, मेरे घर की बात करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हाउसिंग फॉर ऑल दूंगा, मैं गरीब लोगों के लिए घर दूंगा, और घरों के मकान दिए गए, जिनके पास जमीन थी जमीन दी गई, सब कुछ किया गया। लेकिन जो मंशा थी नीचे काम करने की, वो बॉटलनेक्स बना के बैठी थी। मुझे लगता है रिलीफ बांटने में भी एक बॉटलनेक बनाया जा रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल है ना, कि रिलीफ भी सोच समझ के बांटे, कल को हमारे पे एक्शन ना हो जाए। ये कौन सी एक्शन है जो आप पे हो रही है? अगर आपको इतना डायरेक्ट एक्शन होगा तो जम्मू कश्मीर में तो करप्शन होनी नहीं चाहिए थी। जम्मू कश्मीर में तो एसीबी के पास काम ही कोई नहीं होना चाहिए। यहां में मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। कुछ साल पहले तक तो बोलते थे कि सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट ही जे की है, बिल्कुल, है ना? तो इसका मतलब यह कि यहां पे डर किसी को नहीं है, बट अगर फायदा नहीं होगा तो एक्शन नहीं लेंगे। तो कम से कम जागो नींद से। ये जो आपदा आपके पास आई है, ईश्वर ने आपको मौका दिया कि अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ और लोगों के लिए काम करो।
प्लानिंग जैसी करो, और आपको नहीं आता तो कंसल्टेंट को मत पकड़ो। आपके आगे पीछे देखो कौन लोग सियाने हैं, कोई प्रोफेसर, कोई यूनिवर्सिटी का सियाना आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी देखो जिसको नॉलेज हो, जो आपको सलाह दे और उसको आप आगे बढ़ाओ। आज भी नारे लग रहे थे, गलत लगा मुझे यहाँ पे। अगर हमारे जम्मू में इस टाइम पे जम्मू की बात करें, जम्मू सिटी की बात करें, हमारे आगे पीछे अगर 2000 फैमिलीज भी ऐसी हैं जो भी मौत के मुंह में है, बीमारियों की वजह से, फैसिलिटी की वजह से, हम चैन में कैसे बैठ सकते हैं? हम पॉलिटिकल बातें कैसे कर सकते हैं? उधर से ऑनरेबल होम मिनिस्टर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का पता करने, बिल्कुल ध्यान देने, और यहाँ के लोग अभी भी पॉलिटिकल मसलों में पड़े हैं। बिल्कुल कि ये एलजी ऑफिस का काम था, ये सीएम ऑफिस का काम था, इससे बाहर आ जाओ। और मेहरबानी करके आपसे विनती है, रिलीफ कैंप्स की तरफ सोचें। देखें होता क्या है, जो ताकतवर करता है ना वो ट्रेंड बनता है। तो कृष्ण जी ने मैं गीता में कहा था, अर्जुन जो ताकतवर है ना उसको कमाम हमेशा सही करना चाहिए, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी होती है। बच तो जाता है वो गलत काम करके, लेकिन जब कुदरत की अदालत लगती है ना, सबसे बुरी हालत उसी की होती है जिस इंसान ने कुर्सियों में बैठ के अपना धर्म नहीं निभाया होता। तो अफसरों का धर्म है लोगों को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करना, और एनजीओज़ काम जैसे लोगों का काम है उसमें उनकी मदद करना। हमने कोशिश की, आज भी सजेशन दे रहे हैं, पानी भी कैंपों में पहुंचाया जा सकेगा, और आने वाली बारिश में भी उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। और रीइंस्टेटमेंट के लिए भी हमने सजेशन दी कि आप डेली वेजेस को, कमिश्नर साहब को क्या जाएगा रिक्वेस्ट करने में। मुझे पूरा विश्वास है डेली वेजर हमारे जो लोग हैं वो दिन रात लगा के भी इसको मेंटेन करेंगे, और जैसे ये हो उनको उसका रिवार्ड मिले, सिंगल ऑर्डर से उनको कंफर्म किया जाए, और फिर एक मिसाल बने कि जम्मू कश्मीर जो है वो वाकई में 370 टूटने के बाद प्रगति और कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ा, और गवर्नमेंट 370 के पहले की और 370 के बाद की में फर्क है। नहीं तो क्या ही फर्क पड़ा, बिल्कुल क्या ही फर्क पड़ा। तो बाकी अप्रिशिएट करेंगे एमएलएस को, जो लोग सड़कों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों को, और उन लोगों को भी अप्रिशिएट करेंगे जो सब्र करके बैठे हैं। सड़कों पे तो आ रहे हैं लेकिन उनकी बात लेफ्ट राइट करके घुमा दी जा रही है, उनकी दर्द समझना ज़रूरी है। दर्द समझें, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम उनको आपके जितनी मदद कर सकते हैं, बट जितनी कर सकते होंगे अपनी ड्यूटी जनता के प्रति हम निभाएंगे। जय माता दी।